हेलो भाई, क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया हो गए, सब सही चल रहा होगा। तो हमारे साथ है भाई सच भाई है चंडीगढ़ मोहाली से, एंड अभी इन्होंने एम कोर्स ख़त्म करा है FU बर्लिन स्टूडेंट कॉलेज से। भाई मैंने सुना है एम कोर्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहली बात तो ऑफनामे निकालना, उसके बाद पढ़ाई भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, उसके बाद जो FSP के बाद यहाँ पे बैचलर में प्रोग्राम मिलना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो भाई पूछेंगे कैसी सारी जर्नी रही, यहाँ तक कैसे है, लैंग्वेज कहाँ सीखी, FSP में क्या हुआ, स्टूडेंट कॉलेज कैसा चला, सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सच भाई क्या हाल है? बढ़िया, तू सुना? बस बढ़िया। और सब कैसे रहा? कहाँ अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो भाई सबको। मैं मोहाली से हूँ और मैंने अपनी 12th दिल्ली पब्लिक स्कूल मोहाली से करी, चंडीगढ़ से करी है। और मैंने अभी अपना एम कोर्स स्टूडेंट को ख़त्म किया। कहाँ से? प्रायर यूनिवर्सिटी बर्लिन। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक शॉर्ट अगर हम देखना चाहें तो शॉर्ट में कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक सारा? एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर जर्मन लैंग्वेज अच्छी तरह सीख लो तो जर्मनी से अच्छी जगह नहीं है कोई। एंड 12th में कितने आए थे? 12th में मेरे 85% आए थे। 12th में 85% विद PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो 12th में तो फिर भाई मेन अपना डिसीजन कैसे बना जर्मनी आने का? किसने कहा, खुद ने सोचा, पेरेंट्स ने सोचा, या क्या मतलब कैसे हुआ स्टार्टिंग का? स्टार्टिंग तो मेरे पेरेंट्स ने ही सोचा। एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, वो पढ़ा। उसके बाद थोड़ा इंटरनेट में रिसर्च करी, थोड़े लोगों से जानने की कोशिश करी कि क्या है जर्मनी, कैसा है, अच्छा है, नहीं है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। ये सब मेरे पेरेंट्स ने मेन रिसर्च करी थी। मेन पेरेंट्स से रिसर्च करी। तो मतलब ये कुछ नहीं कि कई जगह होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं दिखाते कि नहीं भेजना है या कुछ, ऐसा नहीं था। बट पेरेंट्स नहीं, तेरे पेरेंट्स ने खुद कहा कि तू बाहर जा, जो तेरा मन है वो वैसे कर। ये सीन है ना? ओके, तो तेरा खुद का मन नहीं था यहाँ आने का या क्या? मेरा न्यूट्रल सा था। मेरा ना बहुत ज़्यादा मन था, ना ये था कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं जाना। तो बस। तो फिर क्या सोचा, जर्मनी में लैंग्वेज करनी है या फिर इंडिया में ही लैंग्वेज करनी है? मैंने लैंग्वेज के कुछ लेवल इंडिया में करे थे और कुछ लेवल जर्मनी में करे। तो मतलब मेन ये क्यों सोचा कि लैंग्वेज जर्मनी में आके करनी है, इंडिया से पूरी करके फिर स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाना? क्योंकि इंडिया से लैंग्वेज इतनी अच्छी तरह मेरे से तो नहीं हो पाती, क्योंकि जर्मनी में रहते हो, जर्मन लैंग्वेज 4 चीज़ें पढ़ते हो जर्मन, हर चीज़ जर्मन में ही है। हर चीज़ जर्मन में तो याद करना बेसिकली आसान हो जाता है यहाँ पे। इंडिया में थोड़ा मुश्किल रहता है। तो बस यही मेन फैक्टर था कि यहाँ पे सोचा कि जर्मनी यहाँ से सीखूंगा, जर्मन में सीखूंगा। हाँ, क्योंकि जर्मनी से इसलिए सीखूंगा क्योंकि इधर क्लास के बाहर भी जर्मन चलेगी। हाँ, वही इंडिया में सिर्फ जब तक क्लास में हो तब तक जर्मन चलेगी। तब तक जर्मन चलेगी। तो फिर कैसे, मतलब यहाँ का कैसे सोचा? सब प्लान खुद करा या कोई कंसल्टेंट वगैरह था, क्या सीन था? मैंने पहले तो हमने खुद ही रिसर्च करी काफ़ी जर्मनी के बारे में। फिर एक एजेंट था, उससे भी बात करी। अच्छा, मतलब एजेंट ने हेल्प करी थी? हाँ, इसमें एजेंट ने हेल्प करी। अच्छा। तो फिर इंडिया में लैंग्वेज सीखी थी या नहीं, सारी यहीं से सीखी थी? इंडिया से मैंने गए थे चंडीगढ़ से, है चंडीगढ़ में। उधर से A1 A2 लेवल किए थे लैंग्वेज के, और फिर जर्मनी में फिर से A2 से C1 तक किया था। अच्छा, ये भाई साहब अभी एक्सप्लेन करना कि कैसा, क्यों यहाँ पे A2 क्यों करा था। एंड फिर A1 इसलिए करा, A1 A2 इसलिए करा क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट यहाँ पे लैंग्वेज सीखने नहीं आ सकते। इंडिया में कुछ सीखनी होती है पहले शायद। हाँ, ये रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, इंडिया से सीखने के लिए A1 इज द रिक्वायरमेंट। A1 इज द रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो है आप जर्मनी में आके लैंग्वेज सीख सकते हो। तो ये अगर किसी को जर्मनी लैंग्वेज सीखने आना है तो उसको इंडिया में A1 करनी ही पड़ेगी एटलीस्ट, फिर वीज़ा जो है आसानी से मिल जाता है। ये बात होती है ना? अच्छा, तो A1 कहाँ से गए थे? चंडीगढ़ से सीखी थी। वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा था लैंग्वेज सीखने का? अच्छा एक्सपीरियंस था। टीचर काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने काफ़ी नाइस थे, और समझाने का तरीका सब अच्छा था। ओके, एंड A1 गए थे का फिर एग्जाम दिया था, वो तो इजी लगा? मतलब वैसे तो लैंग्वेज स्टार्ट ही करी है, अभी इजी लगेगा, बट तब लैंग्वेज स्टार्ट करी थी तो क्लियर हो गया था वो? हाँ, A1 पहली बारी में A1 पहली बारी में क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद वीज़ा कैसे अप्लाई करा? वीज़ा के लिए कंसल्टेंट ने ही हेल्प कराई थी, डेट वगैरह की, या खुद करी थी बुक, कैसा था? कंसल्टेंट नहीं है। अच्छा, उसने कराई थी। तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगे थे अपॉइंटमेंट के लिए? कंडीशनल ऑफर लेटर थी स्टूडेंट कॉलेज की। स्टूडेंट कॉलेज कौन सा? हॉक्सशूले कॉन्स्टेंस। अच्छा, बट कॉन्स्टेंस में एम कोर्स होता नहीं है? हाँ, वो थोड़ी पता नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या पता नहीं क्या था। मेरे लैंग्वेज स्कूल ने एक्चुअली मेरी ऑफर लेटर दी थी हॉक्सशूले कॉन्स्टेंस में बायोटेक्नोलॉजी के लिए।
अच्छा ओके ओके, मतलब टी कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया एक तरह से कि एक ऑफर लेटर आ जाए और वो वीजा की जो है फाइल स्ट्रांग हो जाए, मेन उसके लिए हो गया। हाँ, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एम कोर्स से भी कर सकते हैं, टी कोर्स से भी कर सकते हैं। ओके। लेकिन उन्होंने हॉक्सुलर कॉन्स्टेंस में अप्लाई किया था, वहाँ पे एम कोर्स था नहीं। ये लैंग्वेज स्कूल वालों ने करा था? हाँ, ये कौन सा लैंग्वेज स्कूल था? शिलर लैंग्वेज स्कूल है। शिलर लैंग्वेज, अच्छा जो मन्नू का था वो उसकी ब्रांच बर्लिन में है और तेरी ब्रांच जो थी वो बॉन में है। जो वो बॉन में, बस वो फर्क था। ठीक है, मतलब लैंग्वेज स्कूल वालों ने भी हेल्प करवाई थी तेरे वीजा के टाइम, एक तरह से कह सकते हैं। एंड अच्छा तेरे डॉक्यूमेंट थे, एक कॉन्स्टेंस का जो ऑफर लेटर था, भाई ये चालाकी दिखाई इसने कि एक मतलब वीजा की फाइल स्ट्रांग हो जाए, एक उसके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड दूसरा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे? मेन जो ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह वो सब तो होते हैं। एंड जो तेरे लैंग्वेज स्कूल का ऑफर लेटर, जो मतलब तूने वहाँ पे जाके लैंग्वेज सीखने आगे से वो था, तो वहाँ पे कौन से लेवल से स्टार्ट करनी थी लैंग्वेज? वहाँ पे A2 लेवल से स्टार्ट करनी थी। अच्छा, बट तूने कहा कि तूने गोएथे से यहाँ पे A2 स्टार्ट कर दी थी, तो ये क्या पंगा था वहाँ पे जाके दोबारा A2 की स्टार्ट करनी थी? वहाँ पे मैंने दोबारा A2 इसलिए करी क्योंकि जब मैं वीज़ा लगवा रहा था, वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे मेरे पास A1 लेवल का सर्टिफिकेट था। ठीक है। तो मैंने वीज़ा के लिए कहा कि मैं A2 से C1 तक बॉन में पढ़ूंगा जर्मनी में, और A1 मैंने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, तो फीस दे दी थी तब तक A2 से C1? हाँ, वो जब फीस दो तभी लेटर देते हैं। हाँ सही बात और है। फिर मेरे पास वीज़ा की प्रोसेसिंग में जो टाइम था, उस टाइम में मैंने A2 यहीं पे कर ली थी। हाँ ठीक है। और फिर बट यहाँ पे आके A2 दोबारा स्टार्ट करी, तो ये सीन था, इसलिए A2 यहाँ से दोबारा करी। तो वीज़ा का कैसा एक्सपीरियंस रहा था? वीज़ा का एक्सपीरियंस ठीक था। मैं दिल्ली गया था, दिल्ली एम्बेसी, वहाँ पे एक तो इंटरव्यू हुआ था और कुछ जनरल से क्वेश्चन थे, उसका आंसर देना था। ठीक है, तो मतलब कैसे जनरल की क्यों जाना चाहते हो जर्मनी, ये सब ऐसे ही होंगे? हाँ, बस ये क्यों जाना चाहते हो जर्मनी, ही क्यों जाना चाहते हो, अच्छा क्या है जर्मनी में। एंड इंटरव्यू जर्मन में हुआ था, इंग्लिश में या हिंदी में, कैसे हुआ था? इंग्लिश में हुआ था। इंग्लिश में हुआ था, वहाँ पे एम्बेसी के अंदर पूछा था उसने ये सब। अच्छा ठीक है, तो मतलब ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था अगर हम एक तरह से देखना चाहे तो, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट। और फिर एक्सेप्टेंस आने में, वीज़ा एक्सेप्टेंस आने में कितना टाइम लगा था? विदिन अ मंथ, 27-28 डेज में एक्सेप्टेंस आ गया था कि अपना पासपोर्ट सबमिट करा दो। और पासपोर्ट सबमिट होने के बाद स्टैम्प होके कब आया? हफ्ता लग गया था। हफ्ता के बाद मतलब पासपोर्ट आ गया और फिर यहाँ पे सब तैयारी व्यारी शुरू कर दिया आने की। तो यहाँ पे कब आया? मैं 15 अक्टूबर को आया था। 15 अक्टूबर को, और फिर मतलब यहाँ 2019 15 अक्टूबर को। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई कि यहाँ अपने घर से दूर आना और एक नए देश में जाना? यहाँ पे कोई फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव थे पहले यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे मेरे फ्रैंकफर्ट में कजन्स रहते थे, उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट पे रिसीव किया था। अच्छा, वो एयरपोर्ट पे रिसीव, हाँ तो काफ़ी है भाई, वरना जैसे कोई अगर नया बंदा पहली बार जा रहा है दूसरी कंट्री में तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे तो मामा आए थे मुझे लेने, तो मैं वो प्रॉब्लम फेस कर नहीं पाया क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तीनों बैग उठाना, कहीं के बाद 2-2 3-3 बैग होते हैं, वो बड़े बड़े उठा के लेके जाना ट्रेन में, फिर दूसरी जगह जाना, बहुत प्रॉब्लम होती है। वो जो तेरे को भी वो फेस नहीं करनी पड़ी, रिलेटिव लेने आ गए थे, काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर लगा नया कुछ अलग सा लगा यहाँ पे आके जर्मनी में? हाँ, यहाँ पे जैसे जब मैं बॉन में आया तो मेरे को तो पहले ही लगता था कि यहाँ की लैंग्वेज तो दूसरी है। बॉन में बर्लिन जितनी इंग्लिश नहीं बोली जाती जितनी बर्लिन में इंग्लिश बोली जाती है। बॉन में जनरली वो जर्मन ही प्रेफर करते हैं। थोड़ी छोटी सिटी है वो बर्लिन से। हाँ, बर्लिन से छोटी है। ओके, लेकिन वो वेस्ट जर्मनी की कैपिटल रही है। ओके, तो इंग्लिश इतनी लोगों को आती है लेकिन इतनी प्रेफर नहीं करते बोलना। तो क्लासेस कब से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे? 21 या 22 अक्टूबर से। अच्छा, मतलब 15 अक्टूबर को आया, बस उसके हफ्ते के अंदर ही क्लासेस वहाँ से स्टार्ट होगी। ऑफलाइन थी तब तो, कोरोना का इतना कोई था नहीं, अक्टूबर 2019 में कोरोना कुछ भी नहीं था। आई होप अभी भी ना होता, बट तो तब उस टाइम ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी सब। A2 से स्टार्ट कर दिया था। हाँ। तो A2 में सारे बाहर के बच्चे थे या इंडियंस और भी थे वहाँ पे साथ में? नहीं, मेरी क्लास में 14 में से 10 इंडियन थे। 10 इंडियन थे। हाँ। A2 से स्टार्ट करा था जिन्होंने। फिर B1 B2 C1 सारे साथ में ही रहते? C1 तक सबने करा था? नहीं, C1 तक सबने नहीं करा था क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था। हाँ, ओके। क्लासेस ऑनलाइन लगने लगी थी, तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट जो था वो लूज हो गया था लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तूने गोएथे में पढ़ा, गोएथे भी काफ़ी अच्छा माना जाता है लैंग्वेज के लिए, एंड तूने यहाँ पे आके बॉन में पढ़ा, फ़र्क क्या लगा लैंग्वेज सीखने का, टीचर्स का कुछ ऐसे फ़र्क लगा कुछ? तेरे को ऑफलाइन पढ़ाई करी थी तूने गोएथे में भी और यहाँ पे भी, कैसा कुछ फ़र्क लगा टीचर्स का? हाँ, टीचर्स का फ़र्क ये था कि जैसे गोएथे में था चंडीगढ़ में, तो वो हिंदी में पढ़ाते थे, हिंदी में बताते थे कि इस वर्ड का ये मतलब होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन
यहाँ पे तो हिंदी में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इनको तो खुद नहीं आती, और या इंग्लिश में भी नहीं पढ़ाते, वो जर्मन में ही बोलते हैं, जर्मन में ही पढ़ाते हैं। तो वो थोड़ा चेंज था मेरे लिए कि जर्मन में ही जर्मन लैंग्वेज सीखनी थी। हाँ, और वो एक तरह से मैं कहूँगा प्लस पॉइंट भी हुआ क्योंकि तेरे को उससे ज़्यादा हेल्पफुल हुआ तेरे को। स्टार्टिंग के टाइम प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि एकदम से जो है चेंज होगी पढ़ाई, बट फिर नॉर्मल वो तेरा एक तरह से लॉन्ग रन में हेल्पफुल ही रहा, मेरे हिसाब से हेल्पफुल ही रहा होगा। ठीक है, और फिर वहाँ पे वीज़ा का एक्सपीरियंस कैसे रहा? वीज़ा बढ़वाया बॉन में बढ़वाया था वीज़ा? बॉन में पढ़वाया था वीज़ा। कब? मैंने जनवरी में। अच्छा, जनवरी में। और कितने टाइम का मिला वीज़ा? 1 साल का मिल गया था बॉन में, 2020 जनवरी से 2021 तक का। तो फिर एक्सपीरियंस मतलब का नॉर्मल रहा था? कोई ज़्यादा टाइम लगाया था उन्होंने या नहीं? क्योंकि मेरे को जैसे 2 महीने लगे थे वीज़ा आने में। उन्होंने 6 वीक्स का टाइम लिया था। 6 वीक का टाइम था, ओके। और फिर उन्होंने वीज़ा एक्सटेंड 1 साल का दे दिया था। हाँ। उन्होंने, ठीक है। और वर्क परमिट मिला था साथ में कि लैंग्वेज के टाइम पे क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं कि लैंग्वेज के टाइम पे जॉब हम कर सकते हैं या नहीं, तो मिला था वर्क परमिट साथ में? लैंग्वेज करते हुए जॉब कर सकते हो या नहीं? हाँ, मेरे को उन्होंने बोला था कि जब लैंग्वेज स्कूल में कोर्स खत्म हो जाए या कोई वेकेशन शुरू हो जाए तो कर सकते। वही मतलब जैसे स्टूडेंट कॉलेज का होता है कि वेकेशंस के टाइम पे जॉब कर सकते हैं, ऐसी सेम लैंग्वेज का भी होता है, यही कहना है? ओके, ठीक है। फिर उसके बाद वीज़ा बढ़वा के तूने अपनी कितना टाइम लगा तुझे A2 से C1 तक पहुंचने में? कितना टाइम लगा? अक्टूबर में आया था, अक्टूबर में क्लासेस शुरू हुई थी और जुलाई एंड में C1 खत्म हो गया था। जुलाई एंड में C1 खत्म हो गया था, तो मतलब तेरे को अप्रॉक्स 9-10 महीने लग गए पूरे तेरे को यहाँ पे A2 से C1 करने में। एंड सब ऑफलाइन ही रहा होगा, जब कोरोना है उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी। हाँ, हमारी B2 से ऑनलाइन शुरू हो गई थी, B2 C1 टोटल। तो कुछ फ़र्क लगा पढ़ने ऑफलाइन और ऑनलाइन में? कुछ फ़र्क लगा? बहुत ही ज़्यादा फ़र्क लगा होगा मेरे हिसाब से तो। मेरे को हाँ, ऑफलाइन एक्चुअली बेटर इंटरेक्शन होती है, बट फिर जब ऑनलाइन होगी तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा खुद पे मतलब फोकस करना शुरू कर दिया कि कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है। तो अगर मेरे को लगता है कि अगर प्लान चलो तो ऑनलाइन भी इतनी बुरी नहीं है। ओके, हाँ, ये भी सही बात है। मतलब मेन अपने गोल की तरफ हो कि हमें ऑफ टाइम में क्लियर करना है और उसकी तरफ सही है। फिर तूने काम करा था कि जॉब मतलब जैसे क्लासेस खत्म हुई थी जब तेरी, उसके बाद जॉब वगैरह करी तूने या नहीं? एक्चुअली मेरी क्लासेस खत्म हुई थी C1 की जुलाई मिड में, अब जुलाई एंड में, और उसके बाद ऑफना में उसके बाद ऑफना में तो मैंने काम नहीं किया था, मैंने सिर्फ पढ़ा था और इसके पेपर दिए थे। तो कितने ऑफनामे के लिए अप्लाई करा था तूने? कितनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करा था तूने? मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया था। कौन कौन सी? गोएथे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट, TU बर्लिन, FU बर्लिन, हाइडेलबर्ग, ये 4 के लिए करा था। हैम्बर्ग में भी अप्लाई करा था। तो 5 हो गई है। तो तेरे को कंडीशनल लेटर किस से मिला? सबसे मिल गया था 5 से? नहीं, मुझे हाइडेलबर्ग से नहीं मिला था कंडीशनल लेटर। हाइडल मतलब क्यों नहीं मिला? तेरे पास B2 भी था और C1 का भी सर्टिफिकेट था, फिर क्यों नहीं मिला? हाँ, मेरे पास B2 का भी टेल्क का सर्टिफिकेट था और टेल्क C1 हॉक्सुले भी था, लेकिन मैंने जब स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया तब मेरे पास B2 का था, फिर मैंने उन्हें C1 का भी सर्टिफिकेट भेजा था। बट B2 सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। B2 तो सफिशिएंट, मेरे ख्याल से B1 भी सफिशिएंट था, पर मैंने भेजा था, उनका कोई सामने से रिप्लाई नहीं आया था, तो मैंने उन्हें काफ़ी बार फ़ोन किया, तो कहते हैं हमारा जो है एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, अब हम जब डेडलाइन ख़त्म होगी उसके बाद कंडीशनल ऑफर लेटर भेजेंगे, ऑफनामे के लिए इनविटेशन भेजेंगे, लेकिन वो आई नहीं मेरे पास। मतलब कोई उन्होंने रिप्लाई सही से करा नहीं? बस बिल्कुल एंड में, अक्टूबर एंड में मेरे को एक परपोस्ट लेटर आई हाइडेलबर्ग से कि आपका सिलेक्शन हाइडेलबर्ग में नहीं हो पाया। अक्टूबर एंड में? अक्टूबर तेरी FU बर्लिन की क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी तभी मैंने उसमें इतना दिमाग नहीं दिया हाइडेलबर्ग के लिए इतना टाइम बाद। अच्छा, फिर तो मतलब तूने प्रेपरेशन कैसे करी इन सब ऑफनामे जो तूने 4-5 अप्लाई करे थे, इनके लिए तूने प्रेपरेशन कैसे करी? मेन हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है ऑफनामे। तो यूनिवर्सिटी के पहले मैंने सैम्पल पेपर देखे कि पिछले साल कैसा ऑफनामे आया था और फिर उस हिसाब से करी थी। लेकिन जनरली जो एक चीज़ हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट कॉमन थी वो थी जर्मन में फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, वो जो ल्यूकन टेक्स्ट होता है, C टेस्ट कहते हैं जिसे हम C टेस्ट कहते हैं। हाँ, तो वो जब सब में कॉमन थी। और तेरा मैथ्स का एग्जाम तो नहीं होता शायद M कोर्स में? यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वो भी यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अच्छा, तो प्रेपरेशन तूने C टेस्ट की करी? मैंने उसके लिए जो मुट्सुर्ल का बुक आती है वो, और C टेस्टर ऑनलाइन है, ये काफ़ी हेल्पफुल जो है
सोर्स हैं, इससे हम काफ़ी उससे कर सकते हैं। और बायो का भी एग्ज़ाम होता है, मैंने जहाँ तक सुना शायद कई जगह। हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, मैंने जिनमें भरा था उनमें नहीं था। अच्छा, उनमें किसी में नहीं था, लेकिन शायद हाल ही में होता है। हाल ही में होता है बायो के लिए, जिसको भी अप्लाई करना है जैसे, तो बायो का एग्ज़ाम होता है। तो मतलब तूने बायो पढ़ी नहीं फिर जर्मन में, क्योंकि तेरे को नीड ही नहीं थी, तो तूने सिर्फ जर्मन पे ध्यान दिया और मैथ्स पे भी ध्यान दिया, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो तेरे को लेटर आया फ्रैंकफर्ट से, TU बर्लिन, FU बर्लिन और हाम्बुर्ग से।